जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है GLCIS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नितिन यादव और हम लोग लगातार पिछले लंबे समय से लोक प्रशासन विषय की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपके पेपर सेकंड में पार्ट ए में यूनिट नंबर 5 है। अब आप लोगों को यहाँ ध्यान देना है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि लोक प्रशासन क्या एक कला है या फिर वो एक विज्ञान है। ये जो विश्लेषण हम लोग पढ़ रहे हैं इसी को कहा जाता है दोस्तों लोक प्रशासन की एक विषय के रूप में प्रकृति। अब यहाँ एक चीज़ समझना है आप लोगों को कि जिस तरीके से यहाँ प्रकृति का मतलब इसको इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो क्या बनता है इसका, नेचर। जैसे एक व्यक्ति का है ना अपना एक स्वभाव होता है, एक नेचर होता है, उसी तरीके से एक सब्जेक्ट के रूप में भी लोक प्रशासन का अपना एक स्वभाव है, अपना एक नेचर है, अपनी एक प्रकृति है। और उसी प्रकृति को जब हम पढ़ने जाते हैं, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, तो इसके बारे में हम दो पक्षों पर विचार करते हैं कि क्या वह एक कला है या फिर क्या वो एक विज्ञान है। जब हम इन दोनों बातों पर विचार करते हैं तो पिछले लेक्चर में मैंने यहाँ हम लोगों ने इस पर भली भांति समझ लिया इस चीज़ को कि क्या वो कला है और कला है तो क्यों है, और पूरा व्यवस्थित तरीके से उसको हमने देखा था। आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्या लोक प्रशासन एक विज्ञान है, और यदि वो विज्ञान है तो किस प्रकार का विज्ञान है ना, उसकी प्रकृति कैसी है। तो इन दोनों तरीकों से मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने जो बात आती है लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में, उसको हम दो भागों में बांटते हैं कि कौन कौन ऐसे विद्वान हैं जो इस बात का विरोध करते हैं, यानी कि कौन कौन इस बात के विपक्ष में अपने तर्क देते हैं कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानते। दूसरे ऐसे विद्वान हैं जो लोक प्रशासन का समर्थन करते हैं या लोक प्रशासन का एक विज्ञान के रूप में समर्थन करते हैं, लोक प्रशासन को एक व्यवस्थित विज्ञान मानते हैं। ठीक है, तो हम इनकी बात कर ले तो यहाँ पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए इनके नाम क्या क्या हैं, क्योंकि इन नामों से आपको परिचित होना जरूरी। कोहन, फाइनर, उर्विक, विलोबी और फेयोल, ये कुछ परंपरागत विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि लोक प्रशासन एक विज्ञान नहीं है। यहाँ हम बात करते थॉमसन है, गार्नर है और पिफनर ही नहीं है, ये पिफनर है। थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर देता हूँ, पिफनर। तो ये विद्वान जो है इनका ये मानना है कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। तो आइए इनके क्या तर्क है और इनके क्या तर्क है, दोनों का एक विश्लेषण हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। और जब हम इस पे आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले इस बिंदु पर बात करेंगे कि क्या लोक प्रशासन एक विज्ञान है। तो देखिए लिखा हुआ कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है क्योंकि इसमें निगमनात्मक विश्लेषण पद्धति के साथ संगठन, सतर्कता युक्त नियोजन तथा विवेकपूर्ण साधनों की आवश्यकता होती है ना। यदि हम लोग विज्ञान की बात करें तो विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान का मतलब होता है कि किसी भी विषय के बारे में क्रमबद्ध है ना, व्यवस्थित और जो कार्य कारण संबंधों के आधार पर जो सिद्ध हो जाता है, इसे ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना, किसी भी विषय का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और कार्य कारण संबंधों के आधार पर जो सिद्ध हो जाता है, ऐसे ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो यही बात यहाँ पर भी जो विद्वान है वो ये देते हैं कि क्यों एक विज्ञान है लोक प्रशासन, क्योंकि इसमें निगमनात्मक विश्लेषण। अब निगमनात्मक विश्लेषण का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को व्यापक स्तर पर समझकर उसको हम एक छोटे स्तर पर भी लागू कर सकते हैं या सूक्ष्म स्तर पर भी लागू कर सकते हैं। तो व्यापक से सूक्ष्म या जटिल से या सरल से जटिल या सामान्य से जटिल की ओर जो प्रवृत्ति होती किसी भी नॉलेज की, किसी भी विज्ञान की, उसी को हम क्या कहते हैं? निगमनात्मक विश्लेषण। संगठन की आवश्यकता इसमें भी पड़ती है ना। सतर्कता युक्त नियोजन, नियोजन का मतलब होता है, नियोजन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, प्लानिंग होता है ना। नियोजन का मतलब किससे होता है? प्लानिंग से होता है। तो इस प्लानिंग की आवश्यकता भी पड़ती है। विवेकपूर्ण साधनों की आवश्यकता, यानी कि एक विवेक के साथ में आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। जो उपलब्ध संसाधन होते हैं, विवेक का मतलब यहाँ पर ये है कि उनका कैसे हम बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करते हैं, मितव्ययता प्राप्त करें, कम से कम संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त कर सकें। इस बात की गारंटी, इस बात की
ये गुण होना अपने आप में जो है विज्ञान का एक लक्षण है। तो ये तर्क देते हैं, है ना, जो कहते हैं कि भाई लोक प्रशासन एक विज्ञान है। अब यहाँ उन लोगों की बात आती है सबसे पहले जो लोक प्रशासन को एक विज्ञान नहीं मानते, उनका विरोध के क्या क्या तर्क हैं कि भाई इसमें निश्चितता का अभाव होता है ना। विज्ञान से देखो, आप जब भी इसको इस तरीके का एनालिसिस करें तब आप एक और विज्ञान को जरूर रख लें, है ना। मैंने अभी कहा था कि लोक प्रशासन, या माफ़ कीजिएगा, मैं बोल रहा था कि जो विज्ञान है वो किसी भी विषय का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान होता है, और जब वो व्यवस्थित होता है तो उसमें निश्चितता का समावेश हो जाता है ना। उसमें एक प्रकार की निश्चितता आने लगती है। विज्ञान में ये चीज़ होती है कि देखिए, यदि मैं आपसे कहूँगा कि अगर हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के क्या बनाएंगे, तो आप बोल दोगे कि सर ये तो पानी बनाएंगे, है ना। ये निश्चित है, ये निश्चित होता है कि 2 और 2 को यदि मैं जोड़ूंगा तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, ये निश्चित है। लेकिन यही बात एक विषय के रूप में लोक प्रशासन पर भी हम लागू कर सकते हैं क्या? तो जो इसके समर्थक है वो ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि संगठन के कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं, लोक प्रशासक के कुछ गुण ऐसे होते हैं, कुछ सामान्य प्रशासनिक जो एक टेक्निक होती है, जो तकनीकें होती हैं, वो कुछ ऐसी होती हैं जो निश्चित होती हैं, यानी कि हर प्रकार के प्रशासन में लोक प्रशासन का वो अंग बनती हैं, है ना। यानी यहाँ पर भी निश्चितता का समावेश देखने को मिलता है। दूसरा, सैद्धांतिक एक रूपता का अभाव, है ना। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, अच्छा हम विरोध के तर्क की बात करें तो देखिए सैद्धांतिक एक रूपता का अभाव, इसका मतलब यही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से भौतिक विज्ञानों में जो सिद्धांत होते हैं वो हमेशा सर्वथा क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, एक रूप होते हैं, हमेशा उसमें एक रूपता देखने को मिलती है। जैसे यहाँ मैंने पानी का उदाहरण दिया, है ना। किसी सॉल्यूशन को मिलाने से कौन सा केमिकल बनेगा ये निश्चित होता है भौतिक विज्ञानों में। लेकिन विरोधियों का ये तर्क है कि लोक प्रशासन एक ऐसा विज्ञान है जिसमें एक रूपता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये हमारे व्यवहार से जुड़ा हुआ है, मानव व्यवहार से जुड़ा हुआ है, और मानवीय जो व्यवहार होता है वो स्वयं परिवर्तनशील होता है ना। उसमें एक रूपता की कमी होती है, और यदि उसमें एक रूपता की कमी होती है तो फिर कैसे उस आधार पर लोक प्रशासन में एक रूपता आ सकती है? तो आप देखेंगे कि कहीं हम ग्रामीण प्रशासन की बात करें, कभी हम स्थानीय प्रशासन की, कभी हम सैन्य प्रशासन की बात करें, तो जितने प्रकार के हम प्रशासन के अलग अलग स्तर देखते हैं, उन स्तरों पर प्रशासनिक सिद्धांतों में एक रूपता की कमी देखने को मिलती है। ये विरोधियों का तर्क है। अगला जो है इस बात के विरोधी कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है अथवा नहीं, इसके विरोध में वो कहते हैं कि पर्यवेक्षण और परीक्षण का भी अभाव होता है। फिर यहाँ हम देखें कि भौतिक विज्ञान जो होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आदि जो विज्ञान होते हैं, इनमें हम क्या कर सकते हैं, पर्यवेक्षण कर सकते हैं। पर्यवेक्षण का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, है ना। एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से किसी भी चीज़ पर लगातार निगरानी करना, वो पर्यवेक्षण कहलाता है। और परीक्षण का मतलब होता है टेस्टिंग, है ना। हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि यदि DRDO ने कोई मिसाइल बनाई है या इसरो ने किसी प्रकार का कोई उपग्रह बनाया है तो सबसे पहले उसका परीक्षण किया जाता है, लगातार उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। लेकिन लोक प्रशासन में ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि फिर वही बात आएगी कि लोक प्रशासन मानव व्यवहार से जुड़ा हुआ है और इतनी ज़्यादा जटिलता होती है, मानव व्यवहार इतना ज़्यादा परिवर्तनशील होता है कि उसमें हम पर्यवेक्षण करने के लिए जो है एक सिस्टम नहीं बना सकते, क्योंकि इतना व्यापक उसका लंबा क्षेत्र होता है कि हमारे जो ऑब्जर्वेशन है ना, उनमें बहुत ज़्यादा निश्चितता नहीं रहेगी, क्योंकि इतने व्यापक क्षेत्र में हम कैसे कर पाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे एग्जिट पोल वगैरह निकालते हैं बहुत सारे चैनल्स, तो वो भी पर्यवेक्षण ही होता है एक प्रकार का, लेकिन वो कई बार सटीक नहीं होते हैं। भविष्यवाणी का अभाव, देखिए विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में भविष्यवाणी संभव होती है, क्योंकि वर्तमान में कार्य कारण संबंधों के विश्लेषण के आधार पर वे भविष्य के बारे में भी एक प्रकार का विश्लेषण दे पाता है कि भविष्य में क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ विरोधियों का ये तर्क है कि लोक प्रशासन इस मामले में भी विज्ञान नहीं है, क्योंकि लोक प्रशासन में भविष्यवाणी करना संभव नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि प्रशासन का कोई एक तरीका है, मान लीजिए प्रशासन ने कोई एक टेक्निक अपनाई है
और उसको कहते हैं हम जन भागीदारी, है ना। मान लीजिए वो है जन भागीदारी। उदाहरण से मैं बताऊंगा आपको कि जन भागीदारी है। अब जन भागीदारी से इंदौर का जो स्थानीय प्रशासन, यानी कहने का मतलब इंदौर का नगर निगम, वो जन भागीदारी के जरिए उसने इंदौर को नंबर 1 शहर बना दिया, है ना, भारत का नंबर 1 शहर बना दिया। अब ये जो चीज़ है ना, इसके आधार पर ये कभी भी इस तरीके की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि हमने जो चीज़ इंदौर में लागू की थी वही चीज़ हम भोपाल में लागू कर देंगे तो वो भी नंबर 1 बन सकता है। ऐसा संभव नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि भोपाल की परिस्थितियाँ, भोपाल की जनता की समझ, वहाँ का रहन सहन सब कुछ अलग होगा और इंदौर का अलग होगा। तो इसीलिए भविष्यवाणी का यहाँ अभाव देखने को मिलता है। कईयों बार लोक प्रशासन या प्रशासन के संबंध में की गई भविष्यवाणियाँ गलत सिद्ध हो जाती हैं। हम इतनी विकास दर प्राप्त कर लेंगे, हम कृषि में इतना विकास कर लेंगे, हम साक्षरता में ये दर प्राप्त कर लेंगे, ऐसी भविष्यवाणी जरूर करते हैं, लेकिन कईयों बार वो असफल ही सिद्ध होती है। क्योंकि, है ना, या हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा सफल भी हो जाए, जितना आपने लक्ष्य बनाया था उससे ज़्यादा भी प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि फिर मैं कहूँगा ये बहुत प्रैक्टिकल विज्ञान है ना, ये एक बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और जो जितना प्रैक्टिकल होता है उस सब्जेक्ट में भविष्यवाणी उतनी ज़्यादा खतरे में होती है, यानी भविष्यवाणी करने की संभावना उतनी ही कम होती है। कार्य कारण संबंधों का अभाव, है ना, कार्य कारण संबंधों का अभाव। कार्य का मतलब होता है जो वर्तमान में आपके सामने हो रहा है, और कारण का मतलब है उसके पीछे कोई रीज़न, कोई ना कोई वजह रही होगी। ऐसा विज्ञानों में जरूर होता है। यदि किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है तो हो सकता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्द्रता हो रही होगी, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर का माहौल रहा होगा। इसी चीज़ें हम लोग भौतिक विज्ञानों में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ वर्तमान में जो हो रहा है लोक प्रशासन में, उदाहरण के लिए यदि मैं बात करूँ कि आज हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, और इसमें कल प्रधानमंत्री ने जो अपना उद्बोधन दिया था लाल किले से, वहाँ पर उन्होंने कहा कि आज इतने आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी परिवारवाद से हमारी मुक्ति नहीं हो पाई है ना। तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इन समस्याओं से हमको निपटना है। तो निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते हम कि परिवारवाद भ्रष्टाचार का एक कारण है ही, या हर जगह परिवारवाद ही होता है भ्रष्टाचार के मूल में। ऐसा निश्चित रूप से कह पाना संभव नहीं होता। कहीं हो सकता है कि कोई परिवार सेवा भाव के लिए ही कार्य कर रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है दुनिया में। तो यहाँ जिस तरीके से हम भौतिक विज्ञानों में कार्य कारण संबंधों की स्थापना कर सकते हैं, जोड़ों में जोड़ करके एक नया निष्कर्ष दे सकते हैं जो कि सटीक होता है, वैसा यहाँ पर निष्कर्ष देना संभव नहीं होता। और अंत में आदर्शवादी, यानी कि देखिए जो लोक प्रशासन है उसकी प्रकृति आइडल है, आदर्शवादी है। आदर्शवादी बातें वो होती है जिसमें सिर्फ उम्मीद की जाती है, जिसमें ये शब्द लगा रहता है चाहिए, है ना, जनता को ऐसा करना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए, ये सुधार होना चाहिए, वो कमी दूर होना चाहिए। लेकिन इसमें सिर्फ चाहिए वाली बात ही ज़्यादा दिखाई देती है, यानी नैतिकता और आदर्शात्मकता ज़्यादा दिखाई देती है। जबकि भौतिक विज्ञानों से हम इसकी तुलना करें तो भौतिक विज्ञानों में निश्चितता का तत्व ज़्यादा होता है। वो सिर्फ चाहिए नहीं होता, वो तो हो जाता है वहाँ तो, ठीक है। तो इन सब तर्कों के आधार पर मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने इसको डिस्कस करा दूं। मैं फिर से ये बता दूं कि हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है अथवा नहीं, और कुछ लोग ऐसा है जो ये कहते हैं कि विज्ञान नहीं है, और जब विज्ञान नहीं है तो वो कुछ तर्क देते हैं। पहला तर्क वो देते हैं कि इसमें निश्चितता का अभाव होता है, क्योंकि विज्ञान में तो निश्चितता होना चाहिए, लेकिन यहाँ निश्चितता का अभाव है। सैद्धांतिक एकरूपता का अभाव होता है, पर्यवेक्षण और परीक्षण का अभाव होता है, भविष्यवाणी का अभाव होता है, कार्य कारण संबंधों का भी अभाव होता है, आदर्शवादी ये इसकी प्रकृति होती है। तो इन सभी तर्कों के आधार पर कुछ विद्वानों का ये मानना है, जिनके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया था। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि कौन कौन से वो विद्वान हैं। तो कोहन, फाइनर, उर्विक, विलोबी, फेयोल आदि ये जो विद्वान हैं, इन सब का ये मानना है कि इस विश्लेषण के आधार पे, है ना, ये कहा जाए कि भाई लोक प्रशासन एक विज्ञान नहीं है। तो ये विरोध वालों के तर्क हैं। अब दूसरे पक्ष की तरफ चलते हैं हम लोग, तो वो ये बोलते हैं कि हाँ, ये बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से भौतिक विज्ञान जैसे फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री आदि जो भौतिक विज्ञान है, वो जिस तरीके से वो विज्ञान है उस प्रकार का विज्ञान नहीं है, यह एक सामाजिक विज्ञान है। ये जो इसके समर्थक हैं, अब समर्थकों की बात पे आ गया हूँ मैं,
जो इसको विज्ञान मानते हैं वो ये बोलते हैं कि नहीं साहब, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप कि हाँ, वो सारी की सारी कमियां एक विज्ञान के रूप में लोक प्रशासन में होती हैं, लेकिन ये स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है? क्योंकि यह एक भौतिक विज्ञान ना होकर एक सामाजिक विज्ञान है, और जो सामाजिक विज्ञान होगा वह तो परिवर्तनशील होगा ही, है ना, वह तो समावेशी होगा ही, वह तो लगातार विकसित होगा ही। और इस कारण क्या होगा, क्योंकि मानव व्यवहार लगातार परिवर्तनशील होता है, इसलिए जो है वो विज्ञान भी लगातार बदलता चला जाता है और उसमें निश्चितता का अभाव दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि इसके समर्थन में क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो तर्क देते हैं यहाँ पर, है ना, उन लोगों के नाम भी देख लीजिए कि कौन कौन इसके समर्थन में है। एक बार फिर से बता दूं मैं आप लोगों को, तो यहाँ थॉमसन, गार्नर और पिफनर, ये तीन विद्वान जो है ये विज्ञान मानते हैं लोक प्रशासन को, और ये अपने इस कथन के पक्ष में, अपनी इस विचारधारा के पक्ष में क्या क्या तर्क दे रहे हैं। सबसे पहले वो दे रहे हैं कि इसमें भी निश्चितता होती है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था इसमें निश्चितता नहीं होती, और अभी कहा जा रहा है कि इसमें निश्चितता होती है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रशासन की कला सीखी जा सकती है, यानी कि प्रशासन को देखो एक आर्ट मान रहा है ना। प्रशिक्षण अनुभव द्वारा परिपक्वता अनुभवजन्य होती है। इसका मतलब ये कहने का है कि इसमें भी निश्चित रूप से हम ऐसे कुछ सिद्धांतों को सीख सकते हैं जो लगातार ट्रेनिंग के माध्यम से, लगातार ऑब्जर्वेशन के माध्यम से और लगातार मैच्योरिटी बढ़ने के द्वारा जो है वो व्यक्ति में विकसित हो सकते हैं। तो ऐसे निश्चित सिद्धांतों की खोज यहाँ पर भी की जा सकती है। अगला है क्रमिक एवं संगठित। क्रमिक एवं संगठित का मतलब ये है, यहाँ पर इन विद्वानों का ये कहना है कि जैसे विज्ञान में क्रमिक विकास होता है, क्रमबद्ध विकास होता है, एकदम से, है ना, एकदम से नहीं पता लग गया था आइंस्टाइन को कि भाई ये गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है ना, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो एकदम से उसको पता नहीं लग गया था। पहले उसने विचार किया, फिर उस पर रिसर्च की, फिर धीरे धीरे जा करके देखिए आप, है ना। तो जितने भी वैज्ञानिक होते हैं वो अपने सिद्धांतों की शुरुआत भी बहुत छोटे स्तर से करते हैं। एक छोटी शुरुआत ही आगे जा करके धीरे धीरे एक व्यापक सिद्धांत का रूप लेती है। वैसे ही यहाँ अगर हम लोक प्रशासन की बात करें तो मैंने आपको कहा कि लोक प्रशासन जो था लगातार इसका भी विकास हो रहा है बढ़ते क्रम में। क्यों? क्योंकि ये पहले राजनीति विज्ञान का एक हिस्सा था, है ना, राजनीति विज्ञान का ही एक हिस्सा माना जाता था, एक ब्रांच माना जाता था। लेकिन 1960 के दशक में यूएसए में समाज में जो वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति हुई, उसके बाद में लोक प्रशासन का भी विकास होने लगा और एक पृथक, एक स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन विकसित हुआ है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए थी। अब देखते हैं आगे की कहानी। तो निश्चितता की बात हो गई, है ना, प्रशासक की दूरदर्शिता, ये वाली बात भी है, क्योंकि जिस तरीके से कोई वैज्ञानिक अपने दूरदर्शिता का या एक भविष्यवाणी कर सकता है, जो अभी भविष्यवाणी वाली बात आई थी ना, उसी तरीके से एक लोक प्रशासक भी भविष्यवाणी कर सकता है ना। जैसे मैंने एक सीएनजी प्लांट का उदाहरण दिया कि यदि किसी एक ज़िले में ये कर दिया जाए कि भाई यहाँ पे पेट्रोल नहीं, अब केवल सीएनजी प्लांट की ही अनुमति दी जाएगी, मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो वहाँ पर भविष्य में, है ना, ये कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में वो जो क्षेत्र है या वो जो जिला है वो प्रदूषण से मुक्त हो सकेगा, है ना। कार्य कारण संबंध यहाँ पर भी होते हैं। यदि आज हम देख रहे हैं कि कोई सरकार को बहुमत दोबारा से प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश में, केंद्र में, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, है ना। लाख बुराइयों के बावजूद भी क्यों केंद्र सरकार आज भी पसंद में बनी हुई है, क्यों आज भी मोदी का नेतृत्व जो है वो जनता उसको पसंद कर रही है? क्यों? क्योंकि लगातार आज़ादी के बाद का जो बहुत लंबा पीरियड चला गया उसमें देश में बहुत ज़्यादा विकास जो अपेक्षित था वो हो नहीं पाया था, है ना। तो इसी विकल्प के रूप में जनता ने उनको खोज लिया। तो कार्य कारण संबंध यहाँ पर भी दिखता है, विश्लेषण क्षमता यहाँ पर भी होती है ना। इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो विश्लेषण यहाँ पर भी होता है। भाई कैसे विश्लेषण होता है यहाँ पर, आइए बात करते हैं। विश्लेषण भौतिक विज्ञान, अच्छा देखिए यहाँ पर एक विश्लेषण ये दिया जा रहा है कि ये किस प्रकार का विज्ञान है। तो ये बोल रहा है कि ये एक भौतिक विज्ञान नहीं है, यह एक सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, कैसा विज्ञान है? एक भौतिक विज्ञान तो नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक लिखी हुई है, उसको आप ठीक करवा रहा हूँ मैं कि विश्लेषण भौतिक विज्ञान ना होकर ये एक विश्लेषण है पूरा का पूरा, है ना। ये मेन पॉइंट है ना। यह एक सामाजिक विज्ञान है तथा प्रगतिशील विज्ञान भी है। प्रगतिशील विज्ञान कैसा है कि लगातार इसमें सुधार होता चला जा रहा है और इसके कंटेंट का भी लगातार
विस्तार होता जा रहा है, इसके क्षेत्र का भी लगातार विस्तार होता जा रहा है, तथा यह किसी निश्चित प्रयोगशाला में न होकर धरातलीय क्षेत्र में प्रयोगात्मक है। ये हम किसी निश्चित प्रयोगशाला में तो इस पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन विद्वानों का, इसके समर्थकों का ये कहना है कि ये संपूर्ण समाज, ये संपूर्ण जो व्यवहारिक जीवन है, यही एक प्रयोगशाला है लोक प्रशासन की। और इसी प्रयोगशाला से ऐसे नए सिद्धांतों का लगातार उत्पादन हो रहा है, ऐसे नए सिद्धांत सामने आ रहे हैं जो कि सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जो है वो व्यवहारिक हैं। तो यहाँ इस आधार पर कहा जा सकता है कि भाई लोक प्रशासन एक विज्ञान भी है। अब यदि हम लोग बात करेंगे इसके बाद में, तो लोक प्रशासन के कुछ जो विद्वान हैं वो इसके अध्ययन के दृष्टिकोण की बात करते हैं कि इसको पढ़ने का क्या अप्रोच होना चाहिए। तो कुछ लोग जो है, कुछ विद्वान इसको ये कहते हैं, जिसमें थॉमसन, स्मिथबर्ग और गुलिक हैं, वो ये बोलते हैं कि ये एक प्रबंधकीय दृष्टिकोण से देखना जरूरी है, यानी कि यहाँ पर केवल पोज्ड कॉर्ब से संचालित होता है ये। अभी पोज्ड कॉर्ब क्या होता है मैं फिर से बता दूंगा आप लोगों को। तो प्रशासन में केवल पोज्ड कॉर्ब से संबंधित गतिविधियों का संचालन होता है। इसे संकुचित दृष्टिकोण भी माना जा सकता है इसके विषय वस्तु से संबंधित। एकीकृत दृष्टिकोण की बात करें तो एकीकृत दृष्टिकोण जो है वो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि जो सरकार के तीनों जो अंग हैं, कौन कौन से अंग हैं सरकार के जो तीनों अंग हैं कौन कौन से, विधायिका, थोड़ा कम जगह यहाँ लिख रहा हूँ, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों के कामों को सम्मिलित रूप से हम लोक प्रशासन के रूप में देखते हैं। तो इस बात का जो समर्थन करते हैं वो एकीकृत दृष्टिकोण है ना। देखिए लिखा हुआ है कि संगठन में संलग्न सभी स्तरों पर सभी सदस्यों द्वारा संपादित सभी कार्यों और गतिविधियों को शामिल किया जाता है ना। पिफनर और मार्क्स इसके समर्थक हैं। ये एकीकृत दृष्टिकोण विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो सरकार की गतिविधियां वो राष्ट्रीय स्तर पर से लेकर प्रादेशिक और यहाँ से लेकर स्थानिक या स्थानीय, है ना, इन तीनों स्तरों की वो बात करता है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि लोक प्रशासन की विषय वस्तु के बारे में जो दृष्टिकोण है, एक है प्रबंधक की दृष्टिकोण, सिर्फ प्रबंधक की क्रियाओं की बात करता है ना, जिसके समर्थन कौन कौन है, थॉमसन, स्मिथबर्ग और गुलिक। जबकि जो एकीकृत दृष्टिकोण है दोस्तों, वो प्रशासन के संगठन में सभी स्तरों पर सभी सदस्यों द्वारा संपादित सभी कार्यों और गतिविधियों को शामिल करता है, जिसमें पिफनर है और मार्क्स है। ये खास तौर से आपको देखना है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी वो गतिविधियां होती हैं जिनको लोक प्रशासन के क्षेत्र में माना जाता है, जिनको हम पोज्ड कॉर्ब के नाम से जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये। सबसे पहले आता है पी, और पी का मतलब है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाना, है ना, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। योजना बनाना यानी कि प्रशासन का सबसे पहला जो काम होता है लोक प्रशासन का, वो क्या होता है, जनता के हित के लिए नियोजन करना या योजना बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से जनता को सारी सेवाओं को प्रदान किया जा सके, उसके संबंध में योजना बनाना। आपको पता है कि पहले ये काम हमारे यहाँ योजना आयोग करता था, अभी ये काम हमारे यहाँ नीति आयोग करता है, ये आपको पता है। फिर दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है संगठन का निर्माण करना। संगठन का निर्माण करना अर्थात कि जो योजना बनाई जा रही है उसको विभिन्न स्तरों पर भलीभांति लागू करने के लिए आपको कार्यबल की आवश्यकता होती है। संगठन का मतलब यहाँ पर सिर्फ लोगों के समूह से नहीं होता है। संगठन का यहाँ सही मतलब क्या होता है, संगठन में लोगों का समूह भी आता है और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य भी आते हैं। तो इनकी बात करेंगे। स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, स्टाफिंग का मतलब होता है दोस्तों कि जो जितनी भी ये चीज़ें इनको करने के लिए आपको स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, यानी कार्मिकों की ज़रूरत पड़ती है ना। कार्मिकों का इसमें क्या क्या शामिल होता है, उनकी भर्ती, है ना, उनका प्रशिक्षण, उनकी पदस्थापना, ठीक है, उनकी पदोन्नति, ये सारी चीज़ें, उनका स्थानांतरण, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है। डी से है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है,
इन सबको बना लिया आपने, संगठन भी बना लिया, योजना भी बना ली, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति उनका निर्देशन करना, है ना, उनका निर्देशन करना, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि इन सब में समन्वय जरूरी है, तभी संगठन के लक्ष्यों को भलीभांति प्राप्त कर सकते हैं। रिपोर्टिंग, अभी तक संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयास किए गए उनके संबंध में प्रतिवेदन निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक पहुंचना चाहिए, ये भी बड़ा जरूरी कार्य होता है। और अंत में बजटिंग, यानी कि इन सब के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, यानी बजट की आवश्यकता होती है। तो इन सब को, उन सब से जुड़े हुए संगठनों का, उन सब से जुड़ी हुई संपूर्ण गतिविधियों का अध्ययन लोक प्रशासन होता है। ये लोक प्रशासन के संबंध में एक प्रबंधकीय दृष्टिकोण है, क्योंकि जितनी भी क्रियाएं हैं ये सारी की सारी किसकी क्रियाएं हैं? प्रबंधकीय क्रियाएं हैं, है ना, प्रबंधन से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं, मैनेजमेंट प्रोसीजर्स हैं सारे के सारे। तो इस रूप में हम लोग इसको यहाँ पर देखते हैं। अब इससे आगे की जो कहानी है इसके क्षेत्र के बारे में और इस विषय में जो भी प्रश्न पिछले वर्ष भी पूछे गए हैं उनसे संबंधित तैयारी हम लोग करेंगे अगले लेक्चर्स में। तो आप लोग लगातार जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।